वक्त के साथ हमीरपुर का राजवंश अपनी अधूरी कहानी कह रहा था। हवेली की दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थी, कई राज इन दीवारों में दफन थे। शायद ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इस राजवंश में अब केवल दमयंती देवी और उनके 2 बच्चे जानवी और राघव ही थे। दमयंती देवी एक बहुत रहस्यमय औरत थी जो अपने तप और साधना में व्यस्त रहती थी। वे सब अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते थे। हवेली की देखरेख करने में अन्य कई नौकर चाकर थे, परंतु उनका सबसे भरोसेमंद केवल एक भूषण सिंह। एक बार दमयंती देवी अपने तप में विलीन थी, तभी उनका ध्यान कौओं की अशुभ ध्वनि से टूटा। वे सीधे ही हवेली के अंतिम छोर में स्थित छत वाले कमरे की ओर दौड़ी। उन्होंने वहां राघव और जानवी को खेलते देखा। दमयंती देवी ने उन्हें बहुत डांटा, क्योंकि हवेली का यह हिस्सा किसी के लिए भी आने जाने के लिए वर्जित था। 17 साल बीत गए। वक्त देखते ही देखते बीत जाता है। जानवी अब अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज में है। एक दिन कॉलेज में बैठे बैठे वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है और तभी उसका फोन बजता है। जानवी। ओह इशू, कैसी है यार? वो सब छोड़, तू ये बता तू कब आ रही है? यार सेमेस्टर ब्रेक तो ओवर हो गया। मैं कल या परसों में प्लान करती हूँ। ये कॉल उसके बचपन की सहेली ईशा का था, जो अभी भी हमीरपुर में रहती थी। अपनी दोस्त से बात करके जानवी खुश हो जाती है, उधर ईशा भी खुश होकर फोन रख देती है। जानवी का ये कॉलेज का पहला ही साल है। छोटे शहर से ये बड़े शहर का बदलाव वो धीरे धीरे अपना रही है। घर की याद आती है, माँ की याद आती है, अपने भाई की याद आती है, पर किसी न किसी तरह मन को बहला रही है। एक बार कॉलेज कैंटीन में कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं। अरे भागो, लगता है कोई नहाकर नहीं आया। अरे वो कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है। अरे ये तो पूरा का पूरा चांद ही दाग वाला है। अरे नहीं नहीं, लगता है इस चांद को ग्रहण लग गया है। उसे अपने रंग रूप के कारण बचपन से ही ये सब सुनना पड़ता था, जो उसे जाने अनजाने बहुत परेशान करता था। ये बातें उसे चुभ रही थी। वो भारी मन लिए और लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए वहां से चली गई। अगली सुबह 10 घंटे बस का सफर तय करके जानवी फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। वही शुद्ध हवा, वही पेड़ पौधे, वही खुला आसमान। शहर में तो वो इन सब नजारों के लिए तरस ही गई थी। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? सफर में कोई थकान तो नहीं हुई ना? थकान तो हुई, पर घर आते ही सब उड़ गई। आ गया मेरा बेटा। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? कितनी दुबली हो गई है। शहर में क्या खाना नहीं मिलता? मिलता है माँ, पर आपके हाथ के खाने जैसी बात कहाँ। खाने से याद आया माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। चल जल्दी से हाथ पाँव धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। वही खुशबू, वही स्वाद। माँ, आप हमेशा ऐसा कैसे कर लेती हैं? और ले ना बेटा। कॉलेज में सब ठीक है? जी माँ, सब ठीक है। वैसे कभी कभी मन में सवाल आता है माँ। यहाँ भी अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ आप हैं, घर है, फिर आपने हमें यहाँ से दूर क्यों भेजा?
मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ बेटा, पर मैं अगर तुम दोनों को बाहर नहीं भेजती तो तुम दोनों आत्मनिर्भर कैसे बनते। और मैं चाहती थी कि तुम बाहर की दुनिया देखो, जीवन बहुत कुछ सिखाता है बेटा। तभी दमयंती का फोन बजता है। ये फोन राघव के बोर्डिंग स्कूल से था। नमस्ते जी। जी कौन? मैं राघव की क्लास टीचर बात कर रही हूँ। आज साइकिल रेस कंपटीशन में वो साइकिल से गिर गया है। वो ठीक तो है ना? डरने की कोई बात नहीं, पर डॉक्टर ने 2 वीक का बेड रेस्ट बोला है। अगर आप कहें तो मैं उसकी लीव सेंक्शन कर दूं। आप उसकी लीव को सेंक्शन कर दीजिए, मैं उसे लेने के लिए तुरंत निकलती हूँ। माँ, सब ठीक है ना? दमयंती भूषण को गाड़ी निकालने को कहती है और जानवी से बोलती है, बेटा बेटा तुम अपना ध्यान रखना। जी जी माँ। मैं राघव को लेके कल तक लौटूंगी। और सुनो, रात को सोते समय ईशा को बुला लेना। दमयंती के कहने पर जानवी ईशा को अपने पास बुला लेती है। दोनों लगभग 6 महीने बाद फिर से मिल पाए। दोनों मिलकर अपने स्कूल की यादें ताजा करते हैं और खूब हंसते हैं। चलना, छत पर चलते हैं। मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है। थोड़ी हवा खाने का मजा लेते हैं। या फिर तुम ही बैठे बैठे बोर होती रहे। मेरी तो प्लानिंग छत पर मस्ती करने की है। नहीं, माँ को पता चल गया तो शामत आ जाएगी। अरे क्यों? ऐसा भी क्या है छत पर? यार, तू फिर से बोलेगी वही सब पुरानी बातें, पर वहाँ पे एक शापित कमरा है। हम वहाँ कभी नहीं गए। अबे यार, ये हमेशा ऐसी हवेलियों में ऐसे कमरे होना जरूरी है क्या? चल चल चल, मेरी लाडली, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ ना। यार, तू एक बार में क्यों नहीं मानती? ईशा और जानवी दोनों छत के कमरे के बाहर थे। दोनों ही उसे गौर से देख रहे थे। ये है तेरा शापित कमरा। यार, गहरे सन्नाटे में घुप अंधेरा इस जगह को और भी भयंकर बना रहा था। पुराने दरवाजे पर एक धागा बंधा था, जो शायद एक तरह का रक्षा सूत्र था। स्वभाव से चंचल ईशा उस धागे को तोड़ देती है और दरवाजा खोल देती है। हमेशा से इस कमरे में जाने के लिए तरसती जानवी अपने कदम आगे ही बढ़ाती है कि उसी समय ईशा उसे एक जोरदार धक्का देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। ईशा, मजाक मत कर, खोल जल्दी। यार, मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत यार, मैं यहीं पर तो हूँ। क्या होगा जानवी का? क्या वो इस कमरे से निकल पाएगी? और ईशा ने उसे इस तरह कमरे में बंद क्यों किया? जानने के लिए सुनते रहें पिशाचिनी, एक लोभ की कहानी, सीजन 1।